ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति। धीरे से अपने दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए और एक प्रसन्नता और आनंद के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ मानसिक एवं शारीरिक रूप से इस कक्षा के लिए तैयार होंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रख कीजिए, नेत्रों पर लगाइए, मुखमंडल पर लगाइए। धन्यवाद। हरिओम मैम, हरिओम सभी को। चलिए, थैंक यू प्रियंका जी, बहुत अच्छा प्रेयर कराया आपने। थैंक यू। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। 10 क्वेश्चन फिर कल के लिए रहने देते। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करके एटलीस्ट आपको पता चलता जाएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको कहाँ कहाँ लैकिंग है, क्या क्या पढ़ना है और है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सैम्पलिंग के ऊपर। कितने तरह के सैम्पलिंग थे टोटल? सैम्पलिंग कितने भाग में डिवाइड थे? 2 दो मैम। भाग में। 2 में। कौन कौन सा था? नाम क्या था? मैम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने सैम्पलिंग के प्रोसेस थे? कितने थे उसमें सैम्पलिंग? 4 और चार। कौन से थे? सिंपल, रैंडम, सिस्टमैटिक और 35 स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर। ठीक है, इसको जब भी याद कीजिए ना तो एक सीरीज से कीजिए तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे सिंपल के बाद क्या था? सिस्टमैटिक के बाद क्या था? स्ट्रैटिफाइड, और चौथा क्या था? क्लस्टर। ठीक है, इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से थे? कन्वीनियंस, स्नोबॉल, कोटा सैंपलिंग, क्वाटा परपेसिव एंड सैंपलिंग। लास्ट वाला क्या था? परपेसिव सैंपलिंग, जैसे जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक है, वेरी गुड। अब ये दोनों सैम्पलिंग आपस में डिफरेंट कैसे है? क्या डिफरेंस आता है दोनों में? कौन सा अच्छा सैम्पलिंग है, पहला वाला या दूसरा वाला? को अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें इक्वल चांस मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए इसमें एक इक्वल वर्ड यूज नजर आ रहा है आपको? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट कंप्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस। तो जो पहला सैम्पलिंग का हमारा जो पहला 4 सैम्पलिंग हमने पढ़ा था उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस मींस जो है पूरे, मतलब क्योंकि उसमें रैंडमाइजेशन, रैंडम वर्ड आ रहा है तो पूरा चांसेस है उसमें सैंपल का अच्छा, मतलब हर सैंपल को इंक्लूड करना या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक कीवर्ड आया है ना, देखिए इक्वल। ठीक है, अब इसमें जो है आप जैसे आपको लगेगा वहां पे, देखिए ऐसे बहुत सारे सैम्पलिंग देके कंफ्यूज करेंगे आपको, तो आपको कीवर्ड पकड़ना है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे इसमें कीवर्ड दिया हुआ है इक्वल चांसेस किसमें होता है? मैम प्रोबेबिलिटी क्लस्टर सैंपलिंग हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब इसमें से स्टेज सैंपलिंग हमने जानते हैं, कोई बात नहीं है। डायमेंशनल सैंपलिंग हमने जानते हैं, कोई बात नहीं है। स्नोबॉल सैंपलिंग जानते हैं कि ये नहीं होगा डी। ठीक है ना, डी नहीं होगा। अब ये देखिए इसमें से जो है इक्वल चांसेस में क्लस्टर सैंपलिंग है ना, तो क्लस्टर सैंपलिंग हमारा कौन सा सैंपलिंग में आता है? प्रोबेबिलिटी। बस आपको जो है ना, बस आपको ऐसे ही देखना है। आपके पास देखिए ये भी सैंपलिंग का तरीका है। जैसे अगर हम स्टेज सैंपलिंग की बात करें तो स्टेज सैंपलिंग भी होता है, लेकिन ये एक स्टेज सैंपलिंग एक आपका कोटा सैंपलिंग का पार्ट है।
जैसे हम कोटा बनाते हैं ना, जैसे ओबीसी कोटा हो गया कि 20% सीट ओबीसी के लिए रहेगा, लेकिन आपने देखा है उसमें ओबीसी में भी दो दो जो है ये है, एक है क्रीमी लेयर, एक है नॉन क्रीमी लेयर, एक है सीएल, एक है एनसीएल, है ना, क्रीमी लेयर और नॉन नॉन क्रीमी लेयर। तो जो हमने ओबीसी में मतलब ओबीसी का जो कोटा है वो भी दो भाग में डिवाइड हो गया ना। तो इसी तरह जो है आपका जो स्टेज सैंपलिंग जो है कोटा सैंपलिंग का पार्ट है, लेकिन ये जो है आप अगर कोई नया सैंपलिंग आपको दिखे या कोई नया वर्ड दिखे तो आप घबराइएगा नहीं, जो चीज आता है उस चीज को आप पकड़ने का कोशिश कीजिए। जैसे इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको जब पढ़ा रही थी तो बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है उसमें इक्वल वो अच्छा सैंपलिंग क्यों है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इक्वल चांसेस रहता है उसको सैंपल में होने का, तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को अच्छा मानते हैं। जब भी अच्छी सैंपलिंग का बात हो, ठीक है, इस तरह के वर्ड हो इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस, ठीक है, तो उसमें हमेशा आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आएगा। अगर इसमें एक भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपको दिख जाए तो आपको उसी पर टिक करके आना है, ठीक है। तो जितने कीवर्ड्स आपके स्लाइड्स में दिए हैं या बुक में दिया हुआ है कीवर्ड्स बनाइए। जैसे कि इसका है आपका इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस, देखिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो है इक्वल और इंडिपेंडेंट चांसेस, हो सकता है कि ये वर्ड रिपीट हो जाए और यहाँ सैंपल चेंज हो जाए, हो सकता है यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग दे दे या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग देख ले, ठीक है। नए वर्ड को देख के आप घबराइएगा नहीं, आपने जो पढ़ा है 8 सैंपलिंग वही सैंपलिंग होता है, बाकी जो भी है ये डायमेंशनल सैंपलिंग, ये स्टेज सैंपलिंग, ये सब फर्दर प्रोसेस है, ठीक है। ये इतना अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, जो 8 सैंपल दिया हुआ है उसी में से क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस आपको कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। मैम तो मतलब क्लस्टर ही होगा इसका आंसर क्लस्टर होगा, ठीक है। इक्वल एंड इंडिपेंडेंस चांसेस जो है मैम, और ये डायमेंशनल जो रहता है वो क्लस्टर का ही सब पार्ट है क्या? हाँ हाँ, डायमेंशनल जो है आपका क्लस्टर का ही सब पार्ट है, लेकिन जो है यहाँ पे क्योंकि सैम्पलिंग मेथड, यही जो हमने मेथड पढ़ा है ना वो हमेशा 4 ही होते हैं, ठीक है। मैम मैंने सी था रिजोल्व फर्स्ट पेपर में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सी वो सोचा था पर रॉन्ग हो गया। नहीं नहीं, हमेशा ध्यान रखिए जो हमने 4 सैंपल पढ़ा है ना, ठीक है, जैसे मैं आपको बताई कि परपसिव सैंपल का जो है उसको जजमेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपका जो पहला, जैसे ये सारे सैंपल है ना आगे जा करके सैंपलिंग पे डिपेंड करता है, वो और भाग में बढ़ते हैं, लेकिन हमको उस पर फोकस नहीं करना है। हमारा जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल कीवर्ड बना लीजिए कि इंडिपेंडेंट सॉरी कि आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है इन दोनों सैंपलिंग में, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इक्वल और इंडिपेंडेंस चांसेस होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। एक भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दिखे, इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है, एक भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दिखे बस आपको टिक करके आ जाना है, ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं, ये क्या होता है, डायमेंशनल तो हमने पढ़ा नहीं, ये क्या होता है। इसके चक्कर में क्या होता है पता है, आप क्लस्टर कभी सोचेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कि स्टेज तो हमें आता ही नहीं है, डायमेंशनल तो फिर आप तुक्का मार के आ जाएंगे, फिर आप दिमाग नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में। तो इसीलिए कीवर्ड्स बनाइए, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसके कीवर्ड्स बनाइए, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस, इसको लिखिए अपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वाले नोट्स में, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें, या किसी को लगता हो ये आंसर नहीं होगा, कोई और आंसर होना चाहिए, कोई भी ओके है ना सबको? मैम एक बार फिर से यस बता मैम। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। सैम्पलिंग में हमने 2 तरह का सैम्पलिंग पढ़ा है ना, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो अच्छा सैम्पलिंग होता है जिसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी जिसमें इक्वल चांसेस रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हमें अपने सैंपल के बारे में पता होता है, ठीक है। जैसे मुझे MDYA पे करना होगा तो मुझे अपने सैंपल के बारे में पता है कि 100% लोग का एज क्या है, कितने जेंडर्ड है, कितने, ये मुझे सारा डेटा पता है, तो इसमें मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आराम से कर सकती हूँ। लेकिन यही मैं सोचूं कि जो है मैं अपने मान लीजिए कि मुझे बिहार पे करना है और मुझे बिहार के ऊपर करना है, तो मैं पूरा बिहार पे कर पाऊँ, तो पॉसिबल है?
पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ पॉपुलेशन पे काम करके हम फिर उसको जनरलाइज करते हैं कि ये सारे पॉपुलेशन पे काम करेगा। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को अच्छा सैंपलिंग मानते हैं क्योंकि उसका पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है और इक्वल चांसेस मिलता है। ठीक है, इक्वल चांसेस मिलता है पार्टिसिपेंट को उसमें सैंपलिंग में आने का। तो यहाँ पे इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस लिखा हुआ है, तो इक्वल एंड इंडिपेंडेंस इतना मत देखिए आप। ठीक है, ये आपको ये एक्चुअली क्या होता है ना, नेट का क्वेश्चन में जो है कंफ्यूज बहुत करते हैं, क्वेश्चन को घुमा बहुत देते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है कि कौन से आपका सैंपलिंग जो आपने 8 पढ़ा है वो 8 ही सैंपलिंग है, 8 सैंपलिंग के अलावा कोई सैंपलिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि हायर रिसर्च में हम जब जाते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, मतलब डिवाइड होते जाता है, तो उतना डिटेल में सिलेबस नहीं है आपका, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि ये आपका स्टेज सैंपलिंग और डायमेंशनल सैंपलिंग देखे आपको कंफ्यूज कर रहा है एग्जाम में। ठीक है, ये कीवर्ड बना लीजिए, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। ठीक है, तो अब इसमें इक्वल एंड इंडिपेंडेंट हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने पढ़ा था कौन कौन सा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल नहीं है यहाँ पे, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी नहीं, लेकिन चौथा हमने क्लस्टर भी पढ़ा था ना, तो क्लस्टर हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है, तो इसीलिए जो है हमारा आंसर क्लस्टर सैंपलिंग होगा। ठीक है, बहुत बारी इस बार भी जो है वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, क्वेश्चन में बोली हुई हूँ, आजकल मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा इस एग्जाम का, इस बार जो रिसर्च में आया वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो जो आता है हमको उस पे फोकस करना है, ये कंफ्यूजन के लिए जो दिए हुए होते हैं ना ये सारे वर्ड्स, उस पे फोकस नहीं करना है हमें। ठीक है, जी मैम। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन था आपका, इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं आपको बस ये इसलिए दी थी ताकि कुछ चीजें जो है आप खुद से भी सर्च करें। ठीक है, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन से रिसर्च होते हैं, मैं बोली थी ना उस दिन आपको, क्वालिटेटिव वाला डेटा याद कर लीजिएगा। तो क्वालिटेटिव में कौन कौन से रिसर्च होते हैं, इथनोग्राफी, Standing और ग्राउंडेड थ्योरी, डाटा फर्स्ट वाला ही है, तो ठीक है ग्राउंडेड इथनोग्राफी होता थ्योरी है। है, ठीक है, चलिए सेकंड भी है मैम। क्वालिटेटिव देखिए, यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन लिखा है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में इथनोग्राफी होता है। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी भी ग्राउंड होता है मैम। होता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन था क्या कुछ, नो मैम। तो ये आपको यहाँ पे किस लिए दिया हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो सी तो ऐसे ही नहीं होगा। फिर क्या है, नरेटिव रिसर्च। ठीक है, होता है मैम, नरेटिव रिसर्च है मैम, हाँ क्वालिटी। नरेटिव रिसर्च होता है। तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च से तो इतना पता चल गया कि सी वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हमें आता ही नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ वर्ड्स पूरे पेपर 1 में जितना भी सिलेबस है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो या आईसीटी हो या हायर एजुकेशन हो, सब में एक ऑप्शन आपको ऐसा दे देंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो हमको उस पे फोकस नहीं करना है, हम जो जानते हैं हमें उस पे फोकस करना है। ठीक है, ये 3 हमारा पढ़ा हुआ है, ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया है कि इंडिविजुअल स्टोरी किसमें होता है, लेकिन क्या किसी ने सर्च किया इसको, किसी ने आंसर खोजा कि इसका आंसर क्या होगा? इथनोग्राफी आएगा क्या? बी लिखा है मैम, मैंने बी किया। ग्राउंडेड थ्योरी मैम Ground हमने ए लिखा है। अच्छा, बी कितने क्या है? लोगों ने इथनोग्राफी लिखा है बताइए, कितने लोगों का रिस्पॉन्स इथनोग्राफी है? ठीक है, तो इथनोग्राफी रिसर्च होता क्या है आप बताइए मुझे। कल्चर स्टडी बोलते हैं। लाइव्स ऑफ पीपल लोगों के एक्सप्लोर का जो करता है। ठीक है, लाइफ ऑफ पीपल, अगर किसी का कल्चर आपको पता करना है तो क्या एक इंडिविजुअल आदमी से पता चलेगा आपको कल्चर? ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का, कम्युनिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इंडिविजुअल स्टोरी, तो इसका मतलब इथनोग्राफी नहीं होगा। ग्राउंड थ्योरी रिसर्च होगा मैम, जो अपन कुछ जगह रह के जो रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा एक तो क्लियर हो गया कि इथनोग्राफी नहीं होगा। अब ये बताइए कि ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, इस रिसर्च में क्या क्या होता है, इसमें क्या करता है रिसर्चर, कैसे करता है इसको? क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं मैम, इसमें इंटरव्यू वगैरह के थ्रू जैसे नॉन वो लिया जाता है मैम।
हाँ देखिए मैम सर्वे के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वे के थ्रू काम किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। देखिए आप ना ये एक चीज ध्यान ध्यान रखिए, अभी हम लोगों ने हालांकि पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ाना है मुझे। टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, जो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, उसमें मैं आपको कुछ दी थी कि टूल्स क्या होते हैं, गोल क्या होता है, उस चीज को भी ध्यान रखिए। उसमें उसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला ना सर्वे होता है, एक ने बोला इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू सर्वे सब ठीक है, लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी का जैसे कि आप लोगों ने बताया ना कि इथनोग्राफी में हम कल्चर का स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हमें नॉर्थ और साउथ का कल्चर स्टडी करना है तो हमें इथनोग्राफी रिसर्च करना होगा, मैम right? मेथड में आएगा ना, ये मेथड में बताया था आपने हाँ, ग्राउंड ये थ्योरीज टू। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या क्या करते हैं हम, यहाँ पे तो हम कल्चर पे स्टडी करते हैं कि हमें दो लोगों का कल्चर जो है स्टडी करना है, दो कम्युनिटी का कल्चर स्टडी करना है, या दो स्टेट का कल्चर स्टडी करना है, तो हम इथनोग्राफी करेंगे, इसमें ही होता है। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या करते हैं हम, मैम डेटा कलेक्ट करके उसको कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी में। ठीक है। और नरेटिव रिसर्च में एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। कोई। देखिए ये जो है ना, ये मुझे पढ़ाऊंगी, मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, लेकिन ये आप खुद से थोड़ा थोड़ा स्टडी कीजिए, क्योंकि इस बार जो है केस स्टडी पे आया था। कभी भी ये लोग टाइप्स नहीं पूछते हैं, इसमें भी टाइप्स होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इस पर पढ़ाऊंगी आपको कि ये सब में कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा अभी हम लोग को अभी आगे की क्लास में पढ़ना है। लेकिन आप भी जो है कुछ होमवर्क कीजिए कि इथनोग्राफी क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या होता है, नरेटिव, यही क्वेश्चन घूमते रहते हैं पूरे साल आपके रिसर्च में, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है अगर उसको आपने अच्छे से स्टडी कर लिया ना, तो पेपर 1 में भी आपका 100 में 100% सब्जेक्ट स्कोर, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 बहुत टफ है, बस यही है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है, इथनोग्राफी ग्राउंडेड थ्योरी। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, आंसर बी है। लेकिन ये आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी कीजिए, ठीक है, कि इथनोग्राफी क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, कितने टाइप्स का है, क्या मेथड होता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसका गोल क्या है, ये सारा कुछ आप भी खुद से खोजिए। एक चीज खोजेंगे तो आपको हो सकता है 10 चीज मिले, और वो 10 चीज में हो सकता है कभी आपका एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये सोचना आपको है, मुझे तो पता है, मैं तो दे दूंगी इसमें एग्जाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा समझा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ खुद आप भी थोड़ा सा रिसर्च करें इस पे। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, तो ही आप लोग एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ 10-10 क्वेश्चन आपको डेली, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे घुमा के देते हैं ये लोग, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर सबको आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन घुमा देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा फिर वहां पे एग्जाम में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टेंशन में होता है दिमाग कि कम टाइम में हमें उतना सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले से हमें प्रिपरेशन रखना है, क्वेश्चन कर करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए उसको बार बार करना है आपको, ठीक है। अब क्या है आपका, ठीक है, इन द पोस्ट पॉजिटिव, ये समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क मैम है ये आपका। सिंबॉलिक वाला बाद में मतलब हम लोग देखेंगे। सिंबॉलिक कुछ नहीं होता है, सिंबॉलिक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखिए जो चीज आपको स्लाइड्स में दिया हुआ है या जो चीज आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना, वही है। उसके अलावा अगर कुछ आता है तो आप समझ जाइएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए आया जाकर, मतलब उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर फोकस ही नहीं करना आपको, ठीक है। ओके मैम। चलिए अब ये देखिए है आपका क्वेश्चन नंबर 5। In the post-positivism approach to research, which of the following type of research got emphasized? ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि पोस्ट पॉजिटिविज्म कहीं पढ़ाई थी मैं आपको? शॉर्टली बोले थे, बहुत क्वालिटी एंड क्वांटिटी को कंसिडर मैम करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव में बताया था। क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, वेरी गुड। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, तो ये अब ये बताइए क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने कौन कौन सा रिसर्च पढ़ा था? फेनोमेनोलॉजिकल, क्या एथनोग्राफ, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा है? नहीं। तो ए वाला सारा ऑप्शन फेल हो गया यहाँ पे। ए के जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें जिसमें ए है, जैसे पहला वाला में ए है तो ए नहीं होगा,
ठीक है। फिर चलिए ए सिर्फ पहला वाला में, इसका मतलब ए जो है पहला वाला तो नहीं होगा। फेनोलॉजिकल रिसर्च पढ़ा है हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में, यस मैम, यस मैम। पढ़ा है जी। ना हमने, तो इसका मतलब बी होगा। तो अब देखिए बी है, ये बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, यानी कि बी या सी में कोई एक होगा। ठीक है, बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, मतलब सी दोनों में कॉमन है तो सी तो होगा ही। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बी और ई। बी ठीक है, बी और ई। किसी का माइक ऑन है? माइक आज करने हैं इसे, पूजा जी एक आपका तो से याद है। ऑन म्यूट है। ठीक है, तो बी सी दोनों में है, सी तो होगा ही होगा। अब देखिए डी और ई में हम लोग को देखना है, तो डी में क्या, डी में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है और एक्शन रिसर्च है। ठीक है, इन दोनों को मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, लेकिन आपको क्या क्या लगता है, एक्शन रिसर्च होगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा? एक्स पोस्ट। डी मैम, एक्स डी पोस्ट पोस्ट फैक्टर रिसर्च होगा। अच्छा, एक्शन रिसर्च क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इमीडिएट वो तो प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंटली होगा ना मैम। करते हैं वो, इमीडिएट जो सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ होगा। हाँ नहीं, ठीक ठीक कह रहे हैं आप कि जो इमीडिएट सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो भी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है कि जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैं क्या बताई थी, जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे हम योगा दे रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी में कितने दिन देना है, कितने घंटे देना है, उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में ऐसा नहीं होता है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो भी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, लेकिन इसमें हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैनिपुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैम, हाँ बताइए। मैम इसमें एक्स लिखा है, इसका मतलब ये कि जो हो चुका है, तो तो हो मतलब चुका है, इसमें अब हम चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए मेरी हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि जिसकी हाइट अच्छी होती है वो योगासना जो है बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, मैं ऐसा सोच रही हूँ रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ तो मेरी हाइट तो बढ़ चुकी है ना, जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी हो चुका है, एक्स है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक्स और पोस्ट। एक्स क्या होता है, एक्स होता है जैसे कि मैं जिस जो हो कॉलेज में चुका है। पढ़ती, हाँ जैसे मैं अगर बोलूंगी कि मैं एक्स स्टूडेंट हूँ क्राइस्ट चर्च की, ठीक है, तो मैं एक्स स्टूडेंट बोलूंगी वहां पे, तो मतलब जो चीज हो चुका है। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो चीज ऑलरेडी हो चुका है हम वो काम मतलब उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर मतलब हमारे पास जैसे ऐसी जब वेरिएबल्स है, कुछ कुछ ऐसी वेरिएबल्स है कि जिसमें हम जो है मैनिपुलेट नहीं करते, सारा काम जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसा ही होता है। ये भी दो दो ग्रुप में है, कंट्रोल ग्रुप है और एक इंडिपेंडेंट मतलब वेरिएबल, एक मतलब सारा काम इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा ही होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। लेकिन जो मेन मतलब डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है। लेकिन एक्शन रिसर्च जो है, हमें किसी का एक्शन क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, रनिंग, प्लेइंग, तो इसी तरह जो है एक्शन रिसर्च क्या होता है, जो हम इमीडिएट करते हैं। जैसा अभी किसी ने मुझसे बोला कि जो हम इमीडिएट हमें कुछ चाहिए होता है, और ये साइक्लिक नेचर होता है, इसका एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है, ये साइक्लिक नेचर है। तो हमारा जो मतलब बी और सी तो था ही उसमें, इथनोग्राफी और ये दोनों तो लिखा ही था हमने। एक्सेल रिसर्च भी जो है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च में ही आता है। ठीक है, तो उसमें जो है आप टेबल जो बनाए हैं अपना, उसमें ये भी रिसर्च ऐड कर लीजिए, हो सकता है कल को ये रिपीट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव। हम कभी कभी अगर कोई वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम है वहाँ पे तो क्वांटिटी हो सकता है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, कभी क्वालिटी हो सकता है कभी क्वांटिटी भी हो सकता है, बोल सकते हैं। ये देखिए हो सकता है, लेकिन जो है ये क्वालिटेटिव बेस ही होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे मान लीजिए किसी स्कूल को जो है जानना है कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट पिछले बार का कैसा था, तो वो कैसे करेंगे,
उसमें वेरिएबल तो उनको लेने की जरूरत नहीं है। जो हम इमीडिएट करते हैं, जिसमें हमें इमीडिएट रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, ये आप लोग मेरे फाइल में ये ऐड नहीं है एक्शन रिसर्च, ठीक है। याद रखिएगा ये सारा रिसर्च मुझे आपको पढ़ाना है, एक्शन रिसर्च भी मुझे पढ़ाना है आपको। जब मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाऊंगी, जो नेम ऑफ द रिसर्च है वो तो मैं पढ़ाऊंगी, तो ध्यान रखिएगा एक्शन रिसर्च भी मुझे आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो ये क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टर तो कभी भी नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। तो जो मेरे पास बचा हुआ क्या है, एक्शन रिसर्च, तो ये एक्शन रिसर्च ही होगा, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह ही होता है, बस इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं करते, ठीक है। हाँ, ये चलिए मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, जैसे एक्सपोज फैक्टर हमेशा क्यों क्वांटिटी होगा, कभी क्वालिटी भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च जो है आपका, जहां वेरिएबल है, मैंने क्या कहा था, जहां भी वेरिएबल है, वेरिएबल कितने टाइप के हैं आपके, कंपाउंडिंग ठीक है। वेरिएबल दिमाग में नहीं रखिए, कंपाउंडिंग वेरिएबल पे हमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिस रिसर्च में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो उसमें आप जी, कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है यस, मेजरमेंट हो यस, रहा है ना, कुछ जी, असेसमेंट का यूज हो रहा है। तो वेरिएबल का होना ही अपने आप में ये बताता है कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। इन सब में जो भी है, जैसे यस, फेनोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, इन सब में वेरिएबल्स नहीं यूज कर रहे हैं हम, इथनोग्राफी कर रहे हैं, इसमें हम वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। जी, लेकिन जहां जी, वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जहां दो ग्रुप बन गया, ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्योंकि वहां पे हम कुछ नाप रहे हैं, कुछ क्वांटिटी को हम नाप रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जहां भी वर्ड वेरिएबल हो जाए तो आंख बंद करके रखिए कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होगा। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का जो मैं टेबल बना के दी हूँ उसको याद कर लीजिए, नहीं याद कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए कितना ट्विस्ट करके आप लोग को क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, कि एक एक्शन रिसर्च और एक एक्स पोस्ट फैक्टर में रिसर्च में आपको कंफ्यूज कर दिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन जो टेबल बने हुए हैं, जो आपने नोट्स बना रहे हैं, उसको याद भी करना है, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैम एक एक्शन रिसर्च में आ सकता है, जैसे स्कूल स्टूडेंट का मेमोरी लेवल बढ़ाना है। हाँ, देखिए जब मैं ये पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको उस समय सारा कुछ क्लियर करूंगी। अभी क्वेश्चंस बहुत ओके, कम ओके, हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं है ना इसको, मुझे सबको पढ़ाना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, फेनोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है, इथनोग्राफिक, मुझे सब कुछ पढ़ाना है। लेकिन उसके पहले जो है ये एक एक करके देखेंगे, जब हम पढ़ाई करेंगे तो उस समय इसको फिर से देखना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, देखिए इसका आंसर भी है आपका BCE। अब ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट। अब देखिए रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब भी आप रिसर्च पढ़ते हैं ना, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा ऐसे टाइप दिया होता है। तो कभी स्ट्रक्चर्ड दिया होता है, कभी अनस्ट्रक्चर्ड दिया जाता है, कहानी की तरह दिया रहता है कि जितना भी रिसर्च उसके अंदर जो जो लिखा है, कंक्लूजन, डिस्कशन, लिमिटेशन, वो सब ऊपर में एब्स्ट्रैक्ट में आपको शॉर्ट में दिया रहता है, ठीक है। इंट्रो बोल सकते हैं मैम, इंट्रो इसको। नहीं, इंट्रोडक्शन अलग हो गया। इंट्रोडक्शन तो हो गया कि आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, इतने लोगों को है, इतना है, फ्यूचर में इतना हो जाएगा, ये WHO का, ये इंट्रोडक्शन हो गया कि आप इस टॉपिक पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं, ये इस टॉपिक आपके लिए जरूरी क्यों है, या इसको जनरलाइजेशन, इस रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंट्रोडक्शन अलग चीज हो गया। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी बहुत रिसर्चर को पता चल जाता है कि पेपर में अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे किसी भी पेपर का आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, तो एब्स्ट्रैक्ट में सब कुछ दिया होता है, उसका इंट्रोडक्शन भी दिया रहता है, मतलब, लेकिन वो जो है 300 या 350 वर्ड्स का ही होता है। जैसे आपका रिसर्च पेपर 5-6 पेज का होता है कम से कम, ठीक है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका 300 या 350 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पूरे रिसर्च का जो छोटा समरी बोल लीजिए। तो कभी भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है पेपर का। तो चाहे तो वो कभी स्ट्रक्चर्ड होता है, कभी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। जो रिसर्च पेपर में सबसे पहले आप पढ़ते हैं वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, जो सबसे पहले दिया होता है। कभी कभी क्या होता है, अनस्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है। अनस्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि ये कंक्लूजन है,
ये डिस्कशन है, ये लिमिटेशन है, यहाँ रिसर्च, मतलब ये सब कुछ नहीं लिखा रहता है। वो सीधे जो है एक कहानी बना दिया, उसी में सारा कुछ डाल दिया गया और वो डाल दिया, ठीक है, पेपर में। कभी कभी क्या होता है, वो दो दो सेंटेंस में, एक एक सेंटेंस में लिखते हैं कि पेपर का कंक्लूजन ये था, रिजल्ट ये था, फाइंडिंग ये था, डिस्कशन ये था, मतलब एक छोटा समरी हो गया आपके पेपर का, मतलब छोटा समरी हो गया आपके पूरे पेपर का। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत रिसर्चर, जब पेपर बहुत बड़ा होता है तो अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझ जाते हैं ये रिसर्चर किस चीज पे, मतलब ये रिसर्चर ने किस चीज पे रिसर्च की है और इसका रिजल्ट क्या हुआ है, कंक्लूजन क्या हुआ है, ठीक है। तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। पेपर में सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट आता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं पढ़ाई हूँ, लेकिन इन सब चीजों पे डिस्कशन करना है मुझे, ठीक है। तो मैं सोची मैं आपको क्वेश्चन दे दूं ताकि आप भी कुछ घर से देख करके आए। मेरे क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। मेरे क्वेश्चन देने का मतलब ये होता है कि पेपर 1 में आपको कंफ्यूज बहुत किया जाता है, तो एटलीस्ट जो जो वर्ड्स पेपर 1 में आए हुए हैं पहले के क्वेश्चन पेपर में, उस चीज से आप अवेयर हो, जब एग्जाम में बैठे तो आपको वो नया ना लगे, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं आपको क्वेश्चन पेपर लेकर के आई थी कि अब इसमें लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज मस्ट। स्क्रीन शो हो नहीं रहा है ना? यस मैम। मुझे ही नहीं। जी मैम नहीं सो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ जी, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, नो मैम। अभी देखिए तो अभी भी नहीं हो रहा है, नो मैम। किसी का नो नहीं हो मैम। रहा है स्क्रीन शो। नहीं मैम। मैं फिर से एक बार, नहीं मैम। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अभी फिर से एक बार ये करती हूँ। यस मैम हो रहा है। हो रहा है ना? पेपर कहाँ चला गया आपका? 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट। स्क्रीन शो हो रहा है सबको? यस मैम। जी मैम। अब तो हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब हम लोग कहाँ पे थे? थर्ड क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ। फोर्थ। अच्छा, 4th पे थे हम लोग, 3rd हो चुका था। 3rd हो चुका था, 4th क्वेश्चन पे थे हम लोग, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट किसमें होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थीसिस इसमें में होना चाहिए मैम, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन में भी होना चाहिए शायद। आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर? ABC। सी बनाया था मैम हमने, ऑप्शन सी। ये देखिए, ये है आपका ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब ये बताइए, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, क्या क्या लग रहा है आपको, कौन सा होगा? ABC मैम। ए बी सी, यानी कि सी नंबर होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं। देखिए रिसर्च आर्टिकल जब हम लिखते हैं तो उसमें तो अब्स्ट्रैक्ट होता ही होता है, इसमें मस्ट है। सेमिनार में भी जब हम प्रेजेंट करते हैं तो किसी किसी में जो है हमें पूरा पेपर देना होता है, लेकिन 100% सेमिनार में आपको एब्स्ट्रैक्ट तो जमा करना ही पड़ता है। ठीक है, सेमिनार होता है, जैसे हम लोग जो है एज ए रिसर्चर हम लोग को इनवाइट किया जाता है, यानी तो हम लोग को अपने पीएचडी के लिए 2 इंटरनेशनल सेमिनार करना कंपलसरी होता है। ठीक है, सेमिनार का मतलब है कि एक जैसे हम लोग योगा पे हैं तो सेमिनार अगर इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे हो रहा है या प्रॉपर योगा पे ही हो रहा है या फिर जो है इंडियन एंशिएंट विजडम पे हो रहा है, तो जो जो मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब जो जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस पे जो है सेमिनार होता है। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं और उसमें जो है हमें अपना पेपर प्रेजेंट करना होता है कि मेरा रिसर्च टॉपिक ये है और मैं इस चीज पे रिसर्च कर रही हूँ। फिर जो वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे हम लोग की यूनिवर्सिटी में 2 सेमिनार मतलब कंपलसरी, एक इंटरनेशनल सेमिनार होना ही चाहिए। ठीक है, जिसमें सब लोग पूरे दुनिया के लोग जो है इन्वॉल्व हो, मतलब जहां से जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सेमिनार में तो अब्स्ट्रैक्ट मस्ट है, मतलब किसी भी सेमिनार में तो आपसे 300 या 350 वर्ड्स में सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट ही आपको जमा करने बोलते हैं। और रिसर्च आर्टिकल भी जब आप लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें भी अब्स्ट्रैक्ट मस्ट होता है। तो ए और बी में तो होता ही होता है। अब देखिए सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस क्या होता है? मैम उसमें कंक्लूजन तो नहीं होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही मैम जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर थीसिस। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बोलूंगी कि जो है आपको जो है सिनॉप्सिस लिख के लाना है, ठीक है, तो सिनॉप्सिस लिख के लाना है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी क्या है, अभी आप सोच रहे हैं अपने टॉपिक को, अभी आपने किया नहीं है, आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। हम अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है, कंक्लूजन होता है, हम क्या, तो इसमें अगर आपको अभी मैं बोलती हूँ कि चलिए मैं आपको एक सिनॉप्सिस बनाने देती हूँ, तो उसमें जो है जरूरी नहीं, देखिए होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसमें नहीं होता है, लेकिन ये रिसर्च आर्टिकल में कंपलसरी है, 100% होगा ही होगा। सेमिनार में भी कंपलसरी है, एब्स्ट्रैक्ट 100% होगा ही होगा। ठीक है, थीसिस भी जब आप लिखते हैं, थीसिस क्या होता है? जो भी पीएचडी में रिसर्चर है उसके बारे में मैम पूरा डिटेल होता है। बिल्कुल, जैसे कि मैं डे 1 से लेकर के मेरा जो है जिस दिन मुझे डिग्री मिलेगा, मतलब डिग्री मिलेगा नहीं, मतलब मेरा 3 पेपर हो गया, मतलब जो भी मैंने क्राइटेरिया पूरा कर लिया पीएचडी का, ठीक है, तो उस दिन मुझे अपना थीसिस जमा करना होगा। फिर ये भी कोई एक्सपर्ट के पास जाएगा चेक होने के लिए। फिर ओपन डिफेंस होता है कि ये थीसिस कहीं से लिखवा तो नहीं लिया गया है, तो फिर इसीलिए ओपन डिफेंस होता है, उसमें भी एक्सपर्ट आते हैं और आपके थीसिस से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो थीसिस में भी जो है आपका होता ही। अच्छा ये बताइए रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, ये तो पूछा ही नहीं मैंने आपसे, रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? जो आर्टिकल पब्लिश होता है जर्नल्स में। वेरी गुड, जो जर्नल में पब्लिश होता है, ये जर्नल से रिलेटेड है। रिसर्च आर्टिकल आप जर्नल में पब्लिश कराती है, ठीक है, थीसिस पूरा जीवनी होता है। तो ये ABC, ये रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर में और थीसिस में, इन तीनों में आपका जो है मतलब मैंडेटरी है, 100% है, ये अब्स्ट्रैक्ट होगा ही होगा। लेकिन सिनॉप्सिस में अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, नहीं होता है, होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन इसमें 50-50 चांस, मतलब इसमें चांसेस कम है एब्स्ट्रैक्ट के, लेकिन इन तीनों में तो होगा ही होगा। तो आपका आंसर रिसर्च आर्टिकल। चीजों को समझिए कि रिसर्च आर्टिकल आप पब्लिश करा रहे हैं जर्नल में, ठीक है, कोई पेपर लिख रहे हैं और उसको आप पेपर को पब्लिश करा रहे हैं। सेमिनार हो गया, जो एक रिसर्चर या MSc वाले स्टूडेंट को भी कभी कभी बुलाया जाता है, अगर आप किसी पेपर बहुत अच्छा काम किए हैं तो आपको भी जो है आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और थेसिस, इसमें तो आपको लिखना ही, मतलब ये 3 चीज जो होता है, इन 3 ये चीज क्या है, ठीक है, रिसर्च आर्टिकल क्या है, सेमिनार क्या है, थीसिस क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है क्या, तो एब्स्ट्रैक्ट जब भी होगा तो रिसर्च आर्टिकल में होगा, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन में होगा और थेसिस में होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C, ABC। ठीक है, अब देखिए क्या है, हाँ बताइए। रिसर्च सिनॉप्सिस एंड प्रपोजल में कुछ डिफरेंस है? देखिए रिसर्च पर जैसे सिनॉप्सिस, जैसे कि हम लोग पीएचडी में एडमिशन ले रहे थे ना, तो हम लोग को यूनिवर्सिटी से एक टाइटल मिल गया था,
ठीक है, मतलब टाइटल मिला था अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। तो अब उसमें क्या था ना, मुझे सिनॉप्सिस लिखना था कि मुझे उस टॉपिक के बारे में कितना डेप्थ में नॉलेज है। मैं रिसर्च तो नहीं की, लेकिन मुझे पीएचडी एडमिशन के लिए सिनॉप्सिस जमा करना था अपने यूनिवर्सिटी को। तो इसमें बस ये देखा जाता है कि रिसर्च क्लियर है कि नहीं, वेरिएबल जानते हैं कि नहीं, आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। एक बार मैं भेज दूंगी आपको सिनॉप्सिस। मैम सिनॉप्सिस कितने तो दिनों में लिख दी डेजिटेशन और जाती है? सिनॉप्सिस में क्या अंतर है मैम? देखो, इस डेजिटेशन की वो थीसिस वाली बात हो गई कि उसमें एक स्टूडेंट पूरा जीवनी लिख रहा है डेजिटेशन में, लेकिन क्योंकि वो छोटे लेवल पे कर रहा है, मास्टर लेवल पे कर रहा है, तो वो डेजिटेशन हो गया। हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, पीएचडी लेवल पे कर रहे हैं, तो थेसिस हो गया। डेजिटेशन और थेसिस में ये डिफरेंस है। रिसर्च सिनॉप्सिस ये हो गया कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी देखती है, बहुत सारे जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में है कि आपको सिनॉप्सिस जमा करना पड़ता है, आपको उस टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, आपको उस टॉपिक पे वेरिएबल भी देखना पड़ता है, आपको उस टॉपिक पे, मतलब ओवरऑल बस ये समझना चाहती है यूनिवर्सिटी कि आपको रिसर्च के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। ठीक है, आप वेरिएबल क्या ले रहे हैं, आप कौन सा रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में पेपर, मैं जितेंद्र जी को दे दूंगी, या मैं सिनॉप्सिस कितने दिनों में हो जाती है लगभग? ये डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कैपेसिटी कितना है, मतलब आप कितना जानते हैं रिसर्च के बारे में। क्योंकि जब आप, ये आपका एक प्रपोजल की तरह ही है ना, कि आप एक प्रपोजल बना रहे हैं, तो आपको कितना अपने टॉपिक पे, जो भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो कितना क्लियर है, कितने दिन में आप कर सकते हैं। फिर ये भी भेज दूंगी कितने मैं दिन आपको। लग जाते हैं? 1 महीने 2 महीने मैम? ये देखिए डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, किसी का 15 दिन में हो जाता है, किसी का 1 महीने में भी होता है, कि आप अपने टॉपिक से कितने अवेयर हैं और क्या सोचा हुआ है आपने कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैं भेज दूंगी सिनॉप्सिस का, जो है मैं जिस सिनॉप्सिस लिखा हुआ भी भेज दूंगी, कैसे सिनॉप्सिस लिखा गया है, और ये भी भेज दूंगी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगी, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होने चाहिए, ये सब आते रहती है रिसर्च में। रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर, सेमिनार थेसिस, सेमिनार का मैं बता ही दी। ठीक है, थेसिस में आपको बता ही दी। रिसर्च सिनॉप्सिस का मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगी, और कैसे लिखा जाता है उसको भी भेज दूंगी, लिखा हुआ वाला भी भेज दूंगी, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या होता है सिनॉप्सिस। ठीक है, मैम तो सिनॉप्सिस एंड प्रपोजल आर सेम? नहीं, सिनॉप्सिस और प्रपोजल सेम नहीं है। प्रपोजल तो होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रपोजल हो गया, मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, ठीक है, अब पीएचडी के लिए मुझे कहीं पे कोई डीएसटी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि मुझे उस टॉपिक पे करना है, तो मैं उनको प्रपोजल दे रही हूँ। प्रपोजल और सिनॉप्सिस एक नहीं होता है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इसका डिफरेंस मैं कल बता दूंगी, लेकिन रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस ये दोनों एक नहीं है, डिफरेंट है दोनों। ओके। ठीक है, चलिए, और जो भी मैं ग्रुप में डालू ना, उसको एटलीस्ट आप होमवर्क मत कीजिए, लेकिन एक बार देख लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा इन सब चीजों से। ठीक है, क्योंकि ये आपको, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको आगे भी काम देगा। ठीक है, चलिए, अब है, ये हो गया क्या? हाँ, ये तो हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, विच डिजाइन ऑफ रिसर्च विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द कंटेस्ट। अच्छा ठीक है, डिजाइन आप लोग को मैं नहीं पढ़ाई हूँ ना अभी, रिसर्च डिजाइन नहीं पढ़े आप लोग। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को रहने दीजिए। फिर भी सर्वे चलेगा क्या मैम? क्या मैम फिर भी डी ऑप्शन सर्वे रिसर्च चलेगा क्या? सर्वे रिसर्च, मैम इसका आंसर बता दीजिए सिर्फ। इसका क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, पहले ये मुझे बताइए। इसमें 2 वेरिएबल है, रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल किया मैडम, 2 वेरिएबल। रिलेशनशिप स्टडी है। ठीक है, वेरिएबल्स है इसमें। जी, एस्पिरेशन अचीवमेंट। यस मैम। ठीक है, एस्पिरेशन है और अचीवमेंट है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, अब ऐसे देखिए, सर्वे डिजाइन किस में आता है आपका, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव? बोथ में आ सकता है, पर मोस्टली बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव में ज्यादा। क्वांटिटिव में आएगा मैम, क्वांटिटिव में। ठीक है, और हिस्टोरिकल रिसर्च?
क्वालिटी वो तो क्वालिटी में क्वालिटेटिव में आएगा। एक्सपोर्ट फैक्टर और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये दो ही बचे ना ऑप्शन फिर। एक्सपोस्ट हो सकता है क्योंकि ये कंट्रोलेबल नहीं है। वेरिएबल है ना, देखिए दो लेवल ऑफ, देखिए रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप जब भी हम पढ़ रहे हैं तो रिलेशनशिप कब कब होगा, जब दो वेरिएबल्स होंगे, जब दो चीज को नापेंगे, कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, ऐसे रिलेशनशिप निकालते हैं ना। जी तो जहां भी जी मैम। रिलेशनशिप लिखा है इसका मतलब वहां वेरिएबल होगा। दो वेरिएबल के बिना रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे आप? और वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल है, यानी तो एक्सपोस्ट फैक्टर है यहाँ के हिसाब से, यहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंटली किया, इसे पूछ रही थी कि वो सेकंड है नहीं, कि फर्स्ट। हाँ बस मैं आपको देखिए क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका बता रही हूँ कि वेरिएबल्स हम कहाँ स्टडी करते हैं, हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हम वेरिएबल, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन जब भी वेरिएबल, जब रिलेशनशिप निकालना होता है तो हमें एक असेसमेंट टूल चाहिए ना कि रिलेशनशिप में ये घट रहा है कि ये बढ़ रहा है। तो रिलेशनशिप जब भी निकालते हैं तो उसमें वेरिएबल होगा ही। तो एक क्या है, एस्पिरेशन है, एक क्या है, अचीवमेंट है। एस्पिरेशन क्या हुआ और अचीवमेंट क्या हुआ? मोटिवेशन लेवल बोल सकते हैं। मोटिवेशनल मैम लेवल। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, ये जो एस्पिरेशन है अब वो इंडिपेंडेंट अनकंट्रोलेबल होगा। है तो एक्सपोस्ट मुझे लग रहा है। ठीक है, तो एस्पिरे देखिए, ये जब मैं आपको एक ये एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ये दोनों वेरिएबल जो है आपके, मैंने कहा ना कि इसमें इंडिपेंडेंट, जो एक्स पोस्ट फैक्टर का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हुआ है, उस चीज के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होगा। जिस दिन मैं इसको पढ़ाऊंगी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा उस दिन आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को पकड़िए कि इसमें लेवल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन और अचीवमेंट दिया है, तो इसमें इसका मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल है तो दो ये नहीं होगा, वेरिएबल है तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपोज्ड फैक्टर होगा। अब एक्सपोज्ड फैक्टर जब पढ़ा दूंगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर क्यों है। ठीक है, तो ये आपको बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ भी नया टर्मिनोलॉजी आए नेट में तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा पढ़ा हुआ है उस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, लेकिन मैम इसमें एक्स पोस्ट तो मतलब जो हो चुका है ये कैसे बोल सकते हैं हम? हाँ मैंने कहा ना मैं भी पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाई हूँ आपको, रिसर्च डिजाइन अभी तक क्लास नहीं हुआ है उसका, तो इसीलिए आपको नहीं आ रहा। बस देखिए मैं आपको ये क्वेश्चंस ये इसलिए दी थी होमवर्क में कि आप लोग थोड़ा सा सर्च खुद से करें, क्योंकि देखिए मैं तो आपको बताऊंगी, मेरा काम है बताना आपको, लेकिन आप लोग थोड़ा घर में होमवर्क करें, ये जो नए नए वर्ड्स है थोड़ा समझे, ताकि जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं तो आपके पास भी कुछ इसके बारे में जानकारी हो। ये मेरा काम था आपको ये सारे क्वेश्चंस देने का। मैं कोई आपसे टेस्ट नहीं ले रही हूँ आपका, ठीक है, या कुछ पूछ नहीं रही हूँ आपसे, बस ये चाह रही हूँ कि ये जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना इस पे आप फोकस करें कि ये वर्ड है क्या, मतलब आप भी अपना कुछ आप भी इस वर्ड को पहचाने कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं। जैसे अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उसमें देखिए अधिकतर चीज हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ नए नए चीज आ रहे हैं ना, जैसे इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, थेसिस क्या होता है, रिसर्च सिनॉप्सिस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को प्रैक्टिकली भी देखना है। तो अभी मैं आपको पढ़ाई नहीं हूँ रिसर्च डिजाइन, जब रिसर्च डिजाइन पढ़ाऊंगी तो ये सारे आपको आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो मैं दो टेबल दी हूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, उसको बिल्कुल तैयार रखिए अपना। ठीक है, ताकि उस समय आप क्वेश्चन रेज कर पाए जब रिसर्च डिजाइन हम पढ़ाई करेंगे ना। ठीक है, जी मैम। चलिए तो अब क्या था, छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। अच्छा चलिए, आपको मैं रिसर्च स्टेप पढ़ाई हूँ, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसने 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 नंबर ए लिखा हुआ है? नंबर बी भी है किसी का? बी भी किसी ने किया है कि नहीं? ए नहीं होगा, बी होगा। बी क्या है मैम? बी किया है। सी, सी किसी का है? किसी का नहीं है? तो चलिए सी नहीं किसी। मैम, प्रॉब्लम तो सेकंड स्टेप में दिया है तो नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, रिसर्च स्टेप का सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। प्लानिंग मैम, प्लानिंग। आइडेंटिफाई। देखिए प्लानिंग फेज है, अच्छा, प्लानिंग फेज है, सबसे पहला सबसे पहले क्या करते हैं हम?
प्रॉब्लम Research आइडेंटिफाई question कर जो भी है प्लानिंग करते हैं मैम, सबसे पहले प्रॉब्लम सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। अगर मैं कोई मॉड्यूल बना रही हूँ तो मेरा प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि यह मॉड्यूल काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। तो जो सबसे पहला आपका स्टेप है, जो सबसे पहला चीज है जो रिसर्च में आप जब स्टेप्स लिखते हैं तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो सबसे पहले इन जो अगर इसको जो है सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में हम लोग को डालना है तो सबसे पहले क्या आएगा, रिसर्च प्रॉब्लम को पहचानना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। चलिए तो अब देखिए क्या ये डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल है, नहीं है ना फर्स्ट स्टेप हमारा। नो मैम, सी और डी नहीं है। सी और डी नहीं है क्योंकि पहले स्टेप में इन्होंने बोल दिया है रिसर्च वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल होता नहीं, हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें सी में, सर्वे ऑफ रिसर्च। कैसे सर्वे ऑफ रिसर्च, अभी तो हमने डिजाइन ही, अभी तो रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले मेरा होता है। तो सी और डी तो होगा ही नहीं क्योंकि पहला सबसे पहला जो है हमारा जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमारा रिसर्च डिजाइन है, उसमें सबसे पहले हम एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं और उसी क्वेश्चन को पूरे रिसर्च में सॉल्व करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम होगा या रिसर्च क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन, यही दो वर्ड्स मिलेंगे आपको सबसे पहला स्टेप में, रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो सी और डी तो छट गया पहले ही ऑप्शन से। अब इन दोनों में हम लोग को देखना है कि इन दोनों में आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, एंड इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने बोला है। ठीक है, इसमें सिर्फ बोला है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखिए दूसरा क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, डिफाइंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोथेसिस पहले बनाएंगे कि पहले अपने पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। हाइपोथेसिस मैम पहले आए। हाइपोथेसिस की बेसिस पे ही तो हम मैम फिर सैंपल नहीं, पॉपुलेशन और एनालिसिस करेंगे तभी तो फिर हाइपोथेसिस। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। हाइपोथेसिस मैम होना चाहिए ना मैम। हाइपोथेसिस होना चाहिए पहले मैम। हाइपोथेसिस होना चाहिए, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव क्वेश्चन होता है जिस आपने बोला ना कि मैम उसको ही हम पूरे थीसिस में सॉल्व करते हैं। पूरा एक काल्पनिक आंसर जो हम लेके चलते हैं जिसके ऊपर हम पूरी रिसर्च करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन और सैंपल का बात हम किस फेज में करते हैं, हाइपोथेसिस का जो हमारा स्टेटमेंट होता है सेकंड रहेगा ना। फेज कौन सा होता है, फेज फर्स्ट होता है या फेज सेकंड होता है? सेकंड होता है। तो ये तो फेज सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। ये डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, सैंपल, कलेक्टिंग डेटा, ये तो फेज सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मुलेटिंग। देखिए जब भी आपको रिसर्च स्टेप देता है तो रिसर्च स्टेप आपका बहुत डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च कैसा है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। देखिए कंफ्यूजन कहाँ से हो रहा है, हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, ये दोनों जरूरी है आपके रिसर्च में। ठीक है, हम रिसर्च प्रॉब्लम के बाद हाइपोथेसिस भी बनाते हैं और अपने पॉपुलेशन को भी डिफाइन करते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है ना, कि किसी को लग रहा है कि हाइपोथेसिस होना चाहिए। ठीक है, फिर हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं, फिर रिजल्ट को रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट होता है। किसी को लग रहा है कि नहीं, डिफाइनिंग ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमारा पॉपुलेशन है, पहले हम उसको डिफाइन करते हैं, फिर हम अपने सैंपल को डिफाइन करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। यही होता है ना। तो इन दोनों में देखिए, दोनों में से कोई एक आंसर है, लेकिन कंफ्यूजन कितनी है, अपने अपने जगह पे दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि ए गलत है बी गलत है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है हमें क्वेश्चन के हिसाब से। लॉजिकल सीक्वेंस पूछ रहा है ना, मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। मैम हाइपोथेसिस में मैम हम जो क्वेश्चन लेंगे या फिर हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे मैम उसके बेस पे ही तो हम फिर सैंपल सिलेक्ट करेंगे ना मैम। नहीं, देखिए क्या है,
सीक्वेंस पूछा है इसमें सिर्फ कि क्या सीक्वेंस अप्रोप्रिएट हो सकता है, तो लॉजिकल मैम बी होगा, वो ए में ही वो हाइपोथेसिस फर्स्ट उसमें ही मतलब जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ही हाइपोथेसिस आ रहा है, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है उसमें सेकंड में आ रहा है वो। बिल्कुल सही 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 बोल रहे हैं कि ये सेकंड फेज है और यहाँ पे फर्स्ट फेज अभी चल रहा है। अभी यहाँ पे फर्स्ट फेज इन्होंने शुरू, देखिए हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपका फेज 1 में आता है, ठीक है। ये प्लानिंग में ही आता है कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। आपका हाइपोथेसिस क्या है वो फेज 1 में ही आता है। तो आपका ये लॉजिकल सीक्वेंस में पूछ रहा है, तो लॉजिकल सीक्वेंस में जो है जब भी आएगा तो आपका प्रॉब्लम के बाद जो है आपका हाइपोथेसिस भी आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद जो है आपका रिजल्ट आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेज 2 आ गया है सीधे। यहाँ पे जो है पहला तो सही है दोनों का, ठीक है। और दूसरा देखिए एक चीज और भी है गलती इसमें, इसमें है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, अब प्रॉब्लम क्या है आपको वो डिफाइन भी तो करना है, ये वाला देखिए इसमें आइडेंटिफाई और डिफाइन दोनों करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप डायबिटीज पे कर रही हैं, योगा मॉड्यूल बना रही हैं, ठीक है, तो हम उसको डिफाइन भी करेंगे और आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है, आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है कि आपको आइडेंटिफिकेशन और डिफाइनिंग दोनों होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम का। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई और रिसर्च प्रॉब्लम सिर्फ लिखा हुआ है, डिफाइन नहीं बोल रहा है। लॉजिकल सीक्वेंस में मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च, ठीक है। और ये जो है सीधे जो है प्रॉब्लम के बाद ये अपने पॉपुलेशन और सैंपल पे आ गया है। लेकिन इस प्रॉब्लम में अगर हमारे पास प्रॉब्लम है, अभी आपको हाइपोथेसिस नहीं पढ़ाई हूं ना मैं, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट को ही हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, दो तरह का होता है, एक H1 होता है, एक H0 होता है, ठीक है। एक को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, एक को हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। खैर चलिए, अभी जो है मैं जब पढ़ाऊंगी तब फिर आपको बताऊंगी सारा डिटेल में। क्वेश्चन 1 होगा यहाँ पे, क्वेश्चन ए आपका सही है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर रिपोर्टिंग द रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे तो रिजल्ट आया ही नहीं है, सीधे एनालिसिस ऑफ डेटा ही है खाली। और में रिपोर्टिंग भी नहीं है, हाँ, रिपोर्टिंग भी नहीं है। नहीं है, हाइपोथेसिस भी नहीं है, रिपोर्टिंग। तो ये क्वेश्चन बी सही नहीं है, सही आपका ए ही होगा। और इसमें देखिए लास्ट में हमेशा आपका रिजल्ट ही आता है, रिजल्ट आता है, फाइंडिंग आता है, कंक्लूजन आता है। तो आप लास्ट से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ये आउटकम जो लिखा हुआ है, रिसर्च आउटकम, रिसर्च रिजल्ट, ये सब वर्ड्स जो है आपके कब आएंगे, हम रिसर्च करेंगे तभी तो हमारा रिजल्ट आएगा, है ना, तभी तो हमारा फाइंडिंग्स आएगा। तो लास्ट में देखिए इनका तो सिर्फ डेटा एनालिसिस ही चल रहा है, यहाँ पे तो रिजल्ट भी नहीं आया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर ए होगा, ठीक है। टाइम हो गया क्या? यस मैम। अरे चलिए, तो फिर आज हम इतने पे ही स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है। फिर कल हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 क्वेश्चन तक। लेकिन आप लोग, मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि आप लोग पढ़ के आइए। आप लोग जो भी मतलब यहाँ पे है उसको क्वेश्चन को देख के आइए, कोई नया वर्ड लग रहा है तो उसको समझिए कि कहाँ आपने पढ़ा है, कहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि पॉजिटिज्म और पोस्ट पोस्ट पॉजिटिज्म, ये दो जो है बहुत फेमस थ्योरी है, ज्ञान मीमांसा का पार्ट है आपका ये, ठीक है। तो ये कहाँ पढ़ा है, क्वालिटेटिव में पढ़ा है, क्वांटिटेटिव में पढ़ा है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। चलिए, प्रेयर कौन कराएगा आज? चलिए आप करवाइए रेनू जी। सभी लोग किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, हमारे हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर लें
ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों को हाथों को आपस में मिलाएंगे, आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे, हाथों की गर्माहट को महसूस करेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू रेणु जी। थैंक यू थैंक यू।